नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मैथिली चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं विश्व का भूगोल यूपी SSSC द्वारा जो प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन। तो विश्व के भूगोल में हम लोग आज ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम लोग इतिहास ख़त्म कर चुके हैं और भारत का भूगोल ख़त्म कर चुके हैं। इतिहास में मैंने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, ये तीनों ख़त्म कर चुके हैं। और भारत का भूगोल भी ख़त्म हो चुका है। और ये विश्व के भूगोल में आज ये दूसरी वीडियो है। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है और ये क्या है? यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? तो सीधा सीधा ये है कि माउंट एल्ब्रूस जो है कहाँ स्थित है। और ये देखिए, लोअर यूपी SSSC द्वारा जो लोअर की परीक्षा हुई थी सामान्य चयन 2019 में, ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। तो माउंट एल्ब्रूस जो है दोस्तों, माउंट एल्ब्रूस ये रूस में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। माउंट एल्ब्रूस पर्वत शिखर रूस में स्थित है। यह काकेसस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एल्ब्रूस सबसे ऊंचा पर्वत है। एल्ब्रूस पर्वत एक शांत ज्वालामुखी है। काकेसस पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा पर स्थित है। अभी मैं आपको इमेज के साथ भी दिखाऊंगा। काकेसस पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एल्ब्रूस पर्वत एक शांत ज्वालामुखी है। तो देखिए ये काकेसस रेंज है, काकेसस लिखा हुआ है, काकेसस, और ये है माउंट एल्ब्रूस। तो देखिए एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित है। ये रूस, जो ग्रीन वाला देख रहे हैं रसिया है। रसिया की राजधानी, रूस की राजधानी मॉस्को, और ये सेंट पीटर्सबर्ग हो गया। इसी में देखिए यहाँ पर स्थित है माउंट एल्ब्रूस। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है, बताइए कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? थोड़ा इसको मनन करिए। ये ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ आप जानते हैं कि ये पृथ्वी है और ये है विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। कर्क रेखा, ये मकर रेखा हो गई और ये विषुवत रेखा हो गई। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी, 23 डिग्री साउथ, और ये 0 डिग्री। तो ये बताने का मतलब ये हुआ कि देखिए पृथ्वी के केंद्र से जो है विषुवत सर्किल की दूरी जो है सर्वाधिक होती है। तो इसी विषुवत दूरी पर, विषुवत रेखा पर माउंट किलिमंजारो स्थित है। और यही सबसे पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है, माउंट किलिमंजारो। और ये इक्वेडोर में है। इक्वेडोर जो है ये दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है। तो माउंट चिम्बराजो जो है, माउंट चिम्बराजो पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु। चलिए एक्सप्लेनेशन से, और जब मैं फिगर दिखाऊंगा वहां से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इक्वेडोर में अवस्थित माउंट चिम्बराजो एंडीज पर्वत की चोटी है। यह पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। दिए गए अन्य पर्वत चोटियों की तुलना में चिम्बराजो पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम है। चूंकि पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या
अधिकतम होती है एवं चिम्ब्राज विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित ऊंची पर्वत चोटी है, अतः यह पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। तो चलिए अभी मैं पहले आपको फिगर पर लेकर चलता हूँ। देखिए ये हो गया विषुवत रेखा 0 डिग्री, और ये देखिए इक्वेडोर, और इक्वेडोर में यहाँ पे ये माउंट चिम्ब्राजो, ये है माउंट चिम्ब्राजो, और यहीं पर ये इक्वेडोर कंट्री है। तो विषुवत रेखा इक्वेडोर से होकर के गुजरती है। तो यही आपको देखना था। तो इसमें फिजिक्स का भूगोल का कंसेप्ट लागू था, जो ज्योग्राफी का, कि जो इक्वेटर जो है, इक्वेटर के सेंटर से दूरी जो है ज़्यादा होती है अगर और चीज़ों की, क्योंकि देखिए ये जो पृथ्वी आप चपटी है, ध्रुवों पर चपटी है, तो अगर यहाँ से नापेंगे तो ये जो है कम पड़ेगा, ये भी कम पड़ेगा, लेकिन ये जो है ज़्यादा होगा। ये त्रिज्या जो है R1 R2, तो R1 जो हो R2 से ग्रेटर होगा। तो ये है माउंट चिम्ब्राजो। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, देखिए इक्वेडोर कंट्री है, और इक्वेडोर से होकर के जा रही है विषुवत रेखा। और यहाँ से ये भी देखिए कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर जाती है। तो इक्वेडोर हो, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये दक्षिण अमेरिका के 3 ये कंट्री हो गए। तो अभी हम लोग चलेंगे फिर उधर ही। तो अब आपको ये समझ में आ गया, देखिए कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है, तो माउंट चिम्ब्राजो। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका और ये विषुवत रेखा, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो देखिए समझना जरूरी है, ठीक है ना, नहीं तो पढ़ने के लिए, रटने के लिए तो आदमी कहीं से रट सकता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है? गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है, बताइए। तो ये जो है गैर एशियाई, तो जो एशिया में ना हो, तो ये अकांकागुआ पर्वत है। अकांकागुआ पर्वत शिखर जो है ये गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए ये है माउंट अकांकागुआ। माउंट अकांकागुआ अर्जेंटीना में स्थित है, और ये सब एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत ऐसे फैली हुई है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वत जो है फैली हुई। देखिए चिली कंट्री है, चिली की राजधानी क्या होती है? सैंटियागो होती है। और ये है माउंट अकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये हो गया उरुग्वे, ब्राज़ील हो गया। इसके इधर जो ऊपर और जाएंगे तो पराग्वे मिलेगा आपको। यहाँ पर भी देखिए माउंट अकांकागुआ, देखिए ये जो है दिखा रहा है आपको, चिली में, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। यहाँ पर ये उरुग्वे है और ये पराग्वे है। और ये देखिए ये एंडीज पर्वत श्रेणी फैली हुई है पूरा। और यहाँ पर अभी आप लोग देखे थे माउंट चिम्ब्राजो विषुवत रेखा पे, ये इक्वेटर जो गुजर रहा है यहीं पर माउंट चिम्ब्राजो था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये मैप से जब तक देखेंगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा। एंडीज माउंटेन है पूरी, ये फैली हुई दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। सारी दोस्तों चलिए देखिए यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के सभी कंट्रीज जो है दिख रहे हैं, साथ साथ इसको भी देखते रहें। देखिए ये ब्राज़ील हो गया,
ये उरुग्वे हो गया। उरुग्वे और पराग्वे की राजधानी पूछता है तो उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो और पराग्वे की राजधानी असनसियोन। ये देखिए पराग्वे है। और ये था आपका इक्वेडोर। उसके बाद ये हो गया चिली हो गया, ये पेरू हो गया और ये बोलीविया हो गया। बोलीविया की राजधानी लापाज। और वेनेजुएला, इसी में एंजल जलप्रपात है। वेनेजुएला में ही एंजल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात। एंजल वाटरफॉल्स। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कोलंबिया है। फिर से इधर ये उत्तर अमेरिका से जुड़ता है, पनामा हो गया। इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अकांकागुआ पर्वत गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है। यह दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है। अकांकागुआ सबसे ऊंचा पर्वत है। जबकि चिम्बराजो जो था, चिम्बराजो की पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई ज़्यादा थी और उसका कारण ये था कि वो विषुवत रेखा पर स्थित है। लेकिन अकांकागुआ जो है एंडीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,960 मीटर है। जबकि माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उसकी 8,848 मीटर हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसकी ऊंचाई जो है अकांकागुआ की 6,960 मीटर है। और किलिमांजारो जो है अफ्रीका में स्थित है। और अभी देखे थे एल्ब्रुस पूछा था, एल्ब्रुस पर्वत जो है रूस में है, एक काकेशस पर्वतश्रेणी की शिखर है। और मैकिनली पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में है। अगस्त 2015 में माउंट मैकिनली का नाम परिवर्तन कर माउंट डेनाली कर दिया गया। तो मैकिनली का नाम चेंज होकर के माउंट डेनाली हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये भी क्वेश्चन आ गया। बताइए, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, पर्वत नहीं, देखिए आप लोग, पर्वत और ये पर्वतों की श्रृंखला है, ठीक है ना, पर्वतों की श्रृंखला है। और चोटी अलग होती है। पर्वत चोटी, पर्वत और पर्वत श्रृंखला, इन तीन शब्दों में आप विभेद रखिए और अंतर है इनमें। चोटी का मतलब कि सब केवल एक सर्वोच्च शिखर हो गया और पर्वत का मतलब कि जैसे ये हो गई पर्वत और ऐसे ऐसे जैसे से जुड़ करके ये पर्वत श्रृंखला हो गई। तो वही पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है लंबाई में? तो बताइए सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये एंडीज ही है जो हम लोग देख रहे थे, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो फैली हुई है, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये पूरा फैली हुई थी, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है विश्व की। चलिए आगे चलते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण लगभग 7200 किलोमीटर तक फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ, अभी आप देखे थे अकांकागुआ लगभग अर्जेंटीना में थी, अर्जेंटीना। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। ड्राकिन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? यह आपको बताना है। ड्राकिन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है, बताइए। तो ड्राकिन्सबर्ग पर्वत ये जो है दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैं आपको इमेज के माध्यम से, मैप के माध्यम से भी दिखाऊंगा, इसको पहले देख लीजिए। ये देखिए, ये है ड्राकिन्सबर्ग पर्वत
ये नाम लिखा हुआ ड्राकिन्सबर्ग। तो अगर ये कहा जाए कि मैंने ऑप्शन में तो केवल लिख ही दिया दक्षिण अफ्रीका, लेकिन ये जो है लिसेथो एक कंट्री पड़ता है, लिसेथो उसमें भी पड़ता है। देखिए लिसेथो इतना, ये दक्षिण अफ्रीका में लैंडलॉक्ड कंट्रीज है लिसेथो। तो ये साउथ अफ्रीका और लिसेथो कंट्री में पड़ता है। ये ऑरेंज रिवर है और ये है दक्षिण अफ्रीका का ये माने बॉर्डर है। यहीं पर स्वाजीलैंड भी पड़ता है इसी में। तो ये है दक्षिण अफ्रीका। तो ड्राकिन्सबर्ग पर्वत जो है कहाँ पड़ रहा है, ये जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ रहा है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। ड्राकिन्सबर्ग पर्वत श्रेणी दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसकी ऊंचाई इतने मीटर है, 3482 मीटर, तथा इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोथो दो देशों में है। दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोथो दो देशों में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। माउंट किलिमंजारो स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है बताइए। माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है बताइए। एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो और ये मंडी परिषद 2018 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का, बताइए। तो माउंट किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सब क्वेश्चन को हम लोग मैप से देखेंगे। तो ये देखिए, ये है तंजानिया और ये है माउंट किलिमंजारो। देखिए बॉर्डर पर स्थित है। केन्या माने वैसे तो ये पूरा तंजानिया में स्थित है, लेकिन ये जो केन्या वाला बॉर्डर है उसके नज़दीक है ये। और ये टांगिका जो है झील है, टांगिका। और लेक विक्टोरिया भी देखिए, ये भी पूछता है कि लेक विक्टोरिया की बॉर्डर कौन कौन से देशों से टच करती है। ये तीन देशों के बीच में देखिए कौन कौन से देश हैं। केन्या हो गया, तंजानिया हो गया और युगांडा हो गया। लेक विक्टोरिया पूछता है और ये लेक टंगानिका है। तो हमारा प्रश्न ये था कि किलिमंजारो पर्वत जो है कहाँ पर है। तो ये जो है तंजानिया में है। तंजानिया की राजधानी होती है डोडोमा और ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। माउंट किलिमंजारो तंजानिया की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित मीटर ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी ज्वालामुखी शंकु किबो जो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु है। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान है जो माउंट किलिमंजारो पर स्थित है, किबो। मवेंजी इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी है, मवेंजी। तो माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में हो गया और इसी माउंट किलिमंजारो पर ही अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किबो स्थित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत के बीच सीमा पर है। किसके किसके बीच कंचनजंगा स्थित है, आपको ये बताना है कि कंचनजंगा किसके किसके सीमा पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि कंचनजंगा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये जो है, अब बताइए इससे आप अनुमान लगाइए कहाँ कहाँ स्थित होगा। तो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो भारत और नेपाल, ये करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा पर्वत चोटी। चलिए आगे चलते हैं।
ये देखिए कंचनजंगा ये है। भारत और नेपाल की सीमा पर। चलिए आगे चलते हैं। हिमालय क्षेत्र में स्थित कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा का अर्थ होता है बर्फ की 5 चोटियां। कंचनजंगा का अर्थ होता है बर्फ की 5 चोटियां। 5 में से 3 शिखर, मुख्य शिखर, मध्य और दक्षिण शिखर, सिक्किम के दक्षिण सिक्किम जिले और नेपाल के तपलेज जंग जिले की सीमा पर है, जबकि अन्य 10 शिखर पूरी तरह से तपलेजंग जिले में स्थित हैं। तो ये कह रहा है कि उसकी 5 शिखर है। कंचनजंगा का अर्थ होता है बर्फ की 5 चोटियां, और 5 चोटियों में जो है तीन जो है सिक्किम और नेपाल की सीमा पर हैं, और 2 जो है पूर्णतः नेपाल में स्थित हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र वाला टॉपिक आ गया, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि पेटागोनिया कहाँ स्थित है। तो जल्दी जल्दी आंसर करिए, पेटागोनिया कहाँ स्थित है। तो पेटागोनिया कहाँ स्थित है? ये मरुस्थल है पेटागोनिया का मरुस्थल। तो बताइए, पेटागोनिया का मरुस्थल जो है दोस्तों अर्जेंटीना में स्थित है। अभी हम लोग इसको मैप के माध्यम से देखेंगे। ये देखिए पेटागोनिया डिजर्ट जो लिखा हुआ है अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका का ये मैप है, और ये दक्षिण अमेरिका के पेटागोनिया में स्थित है। ये हो गया चिली की राजधानी, सैंटियागो, पेरू की राजधानी लीमा, और ये हो गया उरुग्वे की राजधानी क्या होती है? मोंटेवीडियो। पराग्वे की राजधानी क्या होती है? असंसियोन। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। और ये हो गया बोलीविया की राजधानी क्या होती है? लापाज। और यहीं पर था आपका इक्वेडोर में क्या था? माउंट चिम्बराजो। तो ये देखते रहे, जब सामने आए तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लिया करिए। चलिए आगे चलते हैं। तो पेटागोनिया का मरुस्थल जो है कहाँ पर स्थित है बताइए। पेटागोनिया का मरुस्थल चिली में, अर्जेंटीना में स्थित है। ये पूरा अर्जेंटीना ऐसे यहाँ से ऐसे, ये जो है पूरा जो है आप देख रहे हैं जो अर्जेंटीना का मैप है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पेटागोनिया अर्जेंटीना एवं चिली में विस्तृत शुष्क क्षेत्र प्रदेश है। यह एंडीज पर्वत के प्रदेश के गिरिपद में अवस्थित वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया समझ रहे हैं ना, जहाँ पर कम बारिश होती है, कम वर्षा वाले क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। पेटागोनिया अर्जेंटीना एवं चिली में विस्तृत शुष्क प्रदेश है। यह एंडीज प्रदेश के गिरिपद में अवस्थित वृष्टि छाया क्षेत्र है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तनामी का रेगिस्तान बताइए। धीरे धीरे पढ़ते रहिए। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है बताइए। तो तनामी का रेगिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देख रहे हो 2019 का 4th शिफ्ट का लोअर का क्वेश्चन है ये। चलिए और आगे चलते हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट साइज एंड लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया में ये 5 डिजर्ट आपको दिखते हैं। तो ये है आपका आंसर, तनामी डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया में जो पूछा गया था। और ये है सिम्पसन डिजर्ट, और ये ग्रेट सैंडी डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। ये 5 डिजर्ट जो है रेगिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसमें से आपसे ये भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है ना, कि उत्तर दक्षिण या ऐसे सब करके आपसे पूछ लेगा। तो देख रहे हैं इन सब में उत्तर में कौन है? सिम्पसन है। और नहीं, उत्तर नहीं, ये हो जाएगा पश्चिम, ये पूरब हो जाएगा। पूरब में कौन सा हो गया? सिम्पसन हो गया। और सबसे उत्तर में कौन हो जाएगा?
तनामी हो जाएगा, सबसे दक्षिण में ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट हो जाएगा। और इनमें अगर पूछ ले आपको कि मैंने उत्तर से दक्षिण सजाइए, तो ये भी आपको आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। तो इसको जो है तनामी डिजर्ट हो गया, और सिम्पसन हो गया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। आप ये देख लीजिए, यहाँ से कम 5 याद करें ताकि आपको बाद में फिर समस्या ना हो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए विश्व के डिजर्ट्स दिखाने की कोशिश की गई है, जो विश्व के मुख्य मरुस्थल हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा ये है, और ये देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला में यहीं पर ये था, आपको कौन था, ये पेटागोनिया है, ये पेटागोनिया है। पेटागोनिया है, और अफ्रीका में ये है। और ये जो आपका सबसे चर्चित सहारा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल जो है केवल एक देश में नहीं विस्तृत है, ये पूरे देशों में विस्तृत है, ऐसे यहाँ तक भी आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो सहारा का मरुस्थल है। और ये ऑस्ट्रेलिया अभी आप देख रहे थे। भारत में आप देखते हैं कि ये थार का मरुस्थल है, और ये मंगोलिया हो गया। तो ये जो है विश्व में मरुस्थलों का लोकेशन है। तो एक ये भी क्वेश्चन बनता है, आप देख रहे हैं कि ये सभी महाद्वीप के लगभग उत्तरी सिरे पर, पश्चिमी सिरे पर हैं। ये भी पश्चिमी सिरा, ये भी पश्चिमी सिरा, ये भी पश्चिमी सिरा, ये भी ऑस्ट्रेलिया का लगभग पश्चिमी सिरा है, भारत का पश्चिमी। तो ये सभी देखिए पश्चिमी सिरे पर लगभग है, एक आध अपवाद को छोड़ करके। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए तनामी रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक रेगिस्तान है। आ गया पश्चिमी शब्द आ गया, जो इतने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से मरुस्थल थे? तनामी, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। तो जब क्वेश्चन उठाइए तो वहाँ से आसपास जो बने उनको सबको देख लीजिए। अब चलिए, कजाइलकुम रेगिस्तान स्थित है। यहाँ से पूछा गया आपसे कि कजाइलकुम रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो ये कजाइलकुम रेगिस्तान जो है उज्बेकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कजाइलकुम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, इसको आगे पूरा अच्छे से देखा जाएगा। ये देखिए, ये है उज्बेकिस्तान और ये है कजाइलकुम रेगिस्तान, कजाइलकुम डिजर्ट जो लिखा हुआ है। तो ये इन कंट्रीज को थोड़ा सा याद करना, यहाँ पर मैंने बॉर्डर याद करना आसान नहीं होता। देखिए तो उज्बेकिस्तान कजाइलकुम डिजर्ट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कजाइलकुम रेगिस्तान मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान देशों में स्थित है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों में स्थित है। तो कजाकिस्तान ऑप्शन में नहीं था इसलिए, क्योंकि अगर कजाकिस्तान भी दे देता तो काम गड़बड़ होता, क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हो जाता। कुल क्षेत्र इतने। यह अरल सागर के दक्षिण पूर्व में सिर दरिया और अमू दरिया नदियों के बीच स्थित है। तो यह अरल सागर के दक्षिण पूर्व में सिर दरिया ये नदियों का नाम है और अमू दरिया नदियों के बीच स्थित है। सिर दरिया और अमू दरिया नदियों के बीच स्थित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, बताइए। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो वही सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
ये युवा कल्याण अधिकारी का क्वेश्चन था 2018 सेकेंड शिफ्ट। चलिए और आगे चलते हैं। ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि सहारा डिजर्ट जो है केवल एक देश में नहीं है, सहारा डिजर्ट जो है कई देशों में फैला हुआ है। तो ये देख लीजिए, मारिटानिया हो गया, माली हो गया, अल्जीरिया हो गया, ये मोरक्को में भी है थोड़ा सा, ट्यूनीशिया में है, लीबिया में है, चाड में है, नाइजर में है, सूडान में, इजिप्ट में, मिस्र में है। और ये वेस्टर्न सहारा, चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है, जो कि उत्तर अफ्रीका के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। उत्तरी अफ्रीका के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील है। मिलियन वर्ग मील। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मरुद्वीप संबंधित है, बताइए। मरुद्वीप को अंग्रेजी में कहते हैं ओआसिस। मरुद्वीप किससे संबंधित है बताइए। मरुद्वीप जो है रेगिस्तान से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओआसिस जो रेगिस्तान से संबंधित है, यह शुष्क क्षेत्र में मीठे पानी के स्रोत द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र है। यह शुष्क क्षेत्र में मीठे पानी के स्रोत द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र है। यह रेगिस्तानी क्षेत्र में उपजाऊ क्षेत्र होता है, जहाँ पर खट्टे फल, कपास, खजूर, गेहूँ, मक्का आदि उत्पादित किए जाते हैं। तो मरु क्षेत्र, खासतौर से मरुद्वीप जो है, द्वीप समझते हैं ना, जैसे जो हम लोग पानी, जो द्वीप महाद्वीप देखते हैं, तो द्वीप कहाँ पर होते हैं, पानी में जो चारों तरफ से गिरे तो उसको द्वीप कहते हैं। उसी तरह से मरुद्वीप जो है मरुस्थल से चारों तरफ से घिरा होगा। मरुद्वीप जो है चारों ओर से मरुस्थल से घिरा होगा, और इसी मरुस्थल में यहाँ पर ये उपजाऊ भूमि होती है जहाँ पर खेती हो सके। उस मरुस्थल में तो कोई खेती उती हो नहीं पाती है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो ये भी पूछता है, इसीलिए मैं आपको बताया कि सहारा रेगिस्तान कई देशों में फैला हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो इस प्रश्न का अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी है कि सहारा रेगिस्तान जो है किस देश में नहीं फैला है। तो इसमें आपको बताना है, बताइए जल्दी जल्दी, और मैं आपको उस मैप पर लेकर चलूँगा जहाँ पर आपको ले गया था। तो इसमें जो है नाइजीरिया जो है, नाइजर में तो होता है लेकिन नाइजीरिया में नहीं होता है। सहारा रेगिस्तान जो है नाइजीरिया में नहीं फैला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो नाइजीरिया कंट्री है, तो इसमें तो नाइजर में तो है लेकिन नाइजीरिया में नहीं। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर रेगिस्तान है। यह करीब इतनी 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 86 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को तक है। नाइजीरिया जो नाइजर है, देखिए नाइजर है, नाइजीरिया नहीं है।
नाइजीरिया में इसका विस्तार नहीं है। तो हम लोग ये देखे थे, ये देखिए ये नाइजर है और ये जो है नाइजीरिया है। ये कंट्री जो देख रहे हैं ये नाइजीरिया है। तो यही कह रहा है, यहाँ से देख लीजिए, माली हो गया, मारिटानिया हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, सूडान हो गया, इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया और ये हो गया मोरक्को हो गया। तो यही आपको दिखाना था। चलिए, शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? शुष्क हवा जो सांता आना जो है ये कहाँ बहती है, इसको आपको बताना है। तो शुष्क हवा सांता आना जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में बहती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में। अभी इसको हम अच्छे से बताएंगे। शुष्क हवा ये कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने में सहायता करती है। शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? कैलिफोर्निया में। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये है अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य, तटीय राज्य है, तटीय प्रदेश है। सांता आना विंड्स, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर ये उच्च हाईलैंड है और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके हवा गर्म होती है और यहाँ से जो ऐसे हवा आती है उतरती है, हाईलैंड से जब नीचे को उतरती है तो ये गर्म होती है। और देखिए इसको क्या कहा, सरफेस ऑफ हाई प्रेशर और लो प्रेशर। इधर जो लो प्रेशर रहता है समुद्र में, इसलिए यहाँ से आती है। और लॉस एंजल्स भी यहीं पर है। तो अभी चलिए एक और फिगर हम रखे हुए, देखिए यहाँ से ऐसे करती है। कहने का मतलब कि यहाँ पर से नीचे उतरती है ऐसे ऐसे और ये गर्म हो जाती है। हाई प्रेशर एयर फ्लोज थ्रू माउंटेन्स टुवर्ड लोअर प्रेशर एट द कोस्ट। तो यहाँ पर प्रेशर हाई होता है और ये जो है नीचे को उतरती है और घर्षण करते हुए क्या होती है, गर्म हो जाती है। और ये कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने में सहायता करती है। आग लगने में द एयर हीट्स अप एंड ड्राइज आउट एज इट फ्लोज डाउन स्लोप। जैसे जैसे नीचे आती है वैसे वैसे क्या होती है, गर्म होती है और शुष्क होती जाती है। और ये किस कारण से होता है? प्रेशर डिफरेंस के कारण, क्योंकि हाईलैंड्स पर प्रेशर ज़्यादा होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सांता आना दक्षिण कैलिफोर्निया यूएसए में चलने वाली स्थानीय पवन है। सेंटा आना चिनूक के समान गर्म, चिनूक भी गर्म हवा होती है, चिनूक के समान गर्म एवं शुष्क होती है, किंतु चिनूक के विपरीत सेंटा आना पर्वत पवन पूर्व पश्चिम विस्तृत घाटी में चैनल पवन के रूप में प्रवाहित होती है। तो सांता आना और चिनूक ये जो दोनों शुष्क और गर्म हवा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये देखिए वन वाला टॉपिक आ गया। तो चलिए बताइए दोस्तों, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं, बताइए। पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें किस प्रकार के वन कहते हैं? आप जानते हैं, पर्णपाती वन कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो ऋतु के अनुसार अपने पत्तियों को माने इनकी टूट जाती हैं, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां टूट जाती हैं उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। उत्तर भारत तथा समशीतोष्ण क्षेत्र में यह शरद ऋतु में होता है, शरद ऋतु में। इस कारण उस मौसम को पतझड़ भी कहा जाता है। तो उत्तर भारत, भाई भारत को याद रखिए, और समशीतोष्ण क्षेत्र में यह शरद ऋतु में था, इस कारण उस मौसम को पतझड़ भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। खनिज संसाधन वाला टॉपिक से ये क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछेगा उन्हीं को देखा यार, देखिए
ये लोअर 2019 का क्वेश्चन है, 4th शिफ्ट का। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक देश है? टीन। ये छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं और फिर इनका आंसर जो मुश्किल हो जाता है। अब बताइए टीन का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? टीन का अग्रणी उत्पादक जो है चीन है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 14-18 के अनुसार वर्ष 2014 में चीन इतने मीट्रिक टन स्मेल्टर प्रोडक्शन टीन उत्पादन के साथ विश्व का शीर्ष उत्पादक देश था। 2018 में भी चीन टीन का अग्रणी उत्पादक देश है। टीन उत्पादक में द्वितीय स्थान इंडोनेशिया और तृतीय स्थान मलेशिया का है। वर्ष 2014 में चीन माइन प्रोडक्शन की दृष्टि से भी टीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा। तो टीन में जो है क्या है, चीन का एक छत्र राज्य है। तो चीन हो गया पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन सा? इसको इसलिए समय दिया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में बैठे। जितना ज़्यादा समय देंगे उतना एक्सपोजर होगा, और जितना एक्सपोजर होगा उतनी ज़्यादा अच्छी तस्वीर बनेगी। ये फोटोग्राफी का रूल है। तो चीन हो गया, और ये दूसरा कौन सा? इंडोनेशिया हो गया, और तीसरा कौन सा है? मलेशिया हो गया। ये तीनों कंट्री जो है चीन में प्रथम और द्वितीय और तीसरे स्थान पर हैं टीन के उत्पादन में। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। चलिए कम से कम जो सामने आए वो याद हो जाएंगे तो उससे प्रश्न बन गया। इनसे एकदम स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं। टीन में हो गया था चीन, इंडोनेशिया और मलेशिया, और बॉक्साइट में देखिए पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, और दूसरे स्थान पर चीन है, और तीसरे स्थान पर गिनी है। चलिए आगे चलते हैं। के अनुसार 2012 में विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया था। विश्व में बॉक्साइट का सबसे उत्पादक 2018 के अनुसार भी ऑस्ट्रेलिया ही है, जबकि चीन और गिनी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। चीन जो है दूसरे स्थान पर, और गिनी जो है तीसरे स्थान पर हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए गिनी जो आया है, गिनी तीसरे स्थान पर था। गिनी जो है, तो ये है गिनी कंट्री, अफ्रीका का पश्चिमी तट पर स्थित है। ये गिनी कंट्री है। गिनी की राजधानी क्या है? कोनाक्रे इसकी राजधानी है। और ये गिनी बिसाऊ एक अलग कंट्री है। ये सेनेगल है, माली हो गया, सियरा लियोन हो गया, लाइबेरिया हो गया। तो ये थोड़ा सा देश भी देखते रहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये गिनी है, गिनी की राजधानी कोनाक्रे हो गया। जब ये तीसरे स्थान पर है बॉक्साइट में, तो इसको लोकेशन और राजधानी ये सब याद रहना चाहिए। इसमें ऑस्ट्रेलिया पहले पर था, और चीन जो है बॉक्साइट के उत्पादन में दूसरे स्थान पर, तीसरी पर क्या था? गिनी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? यूरेनियम, बताइए। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो सर्वाधिक भंडार यूरेनियम का कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है।
ऑस्ट्रेलिया में विश्व का 28%, कजाकिस्तान में 15% और कनाडा में 9%, रूस संघ में 8% और अमेरिका में 1% यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। तो 3 देश कौन कौन से हो गए? ऑस्ट्रेलिया पहला हो गया 28% के साथ, कजाकिस्तान दूसरे स्थान पर हो गया और कनाडा तीसरे स्थान पर हो गया भंडार में। तो इसको याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, जापान में कई द्वीपों से मिल करके बना है, तो वही पूछ रहा है कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि होन्शु कहाँ पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जापान का होन्शु द्वीप तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जापान में तेल उत्पादन के केवल 4 चिन्हित क्षेत्र हैं, जिसमें 3 तोतोमी, इचिगो और अकीता होन्शु द्वीप पर ही अवस्थित हैं। अतः इस प्रश्न का विशिष्ट उत्तर क्या होगा? विकल्प सी होगा। तो जापान जो है कई द्वीपों से मिल करके बना है। चलिए उनको हम देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जापान जो है 4 जो मेन आइसलैंड से मिल करके बना है, द 4 मेन आइसलैंड्स ऑफ जापान। और यहाँ से बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनता है कि इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाने को देता है। तो देखिए, ये होक्काइडो है और ये है होन्शु, जिसको जो प्रश्न था, और ये है शिकोकू और ये है क्यूशू। तो ये आइसलैंड चारों जो है जापान के हैं। तो कैसे आ रहे हैं? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। इसमें कैसे हो जाएंगे? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। उत्तर से दक्षिण क्रम इनका ये हो जाएगा, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। चलिए, ये चारों था। तो इसी में होन्शु द्वीप में जो है जापान के सबसे ज़्यादा तेल भंडार पाए जाते हैं। इसी होन्शु में, मध्य वाले में, यही सबसे बड़ा भी है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन 4 आइसलैंड्स में, जापान के 4 आइसलैंड में सबसे बड़ा कौन सा है? तो होन्शु ही सबसे बड़ा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये तो 5वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? मरकरी का उत्पादन, तो ये 2015 का क्वेश्चन है। तो देखिए, मरकरी का उत्पादन जो है 2015 में मैक्सिको प्रथम स्थान पर था। मैक्सिको ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व खनिज आंकड़ों के अनुसार प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में मैक्सिको मरकरी का सर्वाधिक उत्पादन करता था। वर्ष 2018 में मरकरी के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर हो गया, मैक्सिको द्वितीय और तजिकिस्तान जो है तृतीय स्थान पर हो गया। तो जिस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय मैक्सिको जो है प्रथम स्थान पर था, लेकिन बाद में जो है देख रहे हैं कि चीन प्रथम स्थान पर हो गया और मैक्सिको द्वितीय स्थान पर और तजिकिस्तान जो है तृतीय स्थान पर हो गया। तो इसको देख लेंगे, चीन, मैक्सिको और तजिकिस्तान। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? बताइए, उर्वरक जो खेतों में दी जाती है, बताइए। तो टंगस्टन जो देख रहे हैं कि एक तो धातु है, यही नहीं होगा। नाइट्रेट, फास्फेट और पोटाश जो है ये सब क्या हैं? ये उर्वरक हैं, जबकि टंगस्टन एक धातु है, ये उर्वरक नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। टंगस्टन एक उर्वरक खनिज नहीं है, यह श्वेत रंग की धातु है। टंगस्टन का उपयोग बिजली के पंखों के तंतुओं को बनाने में, बिजली के बल्बों के तंतुओं को बनाने में, काटने के औजार, शल्य चिकित्सा के यंत्र आदि की मिश्र धातुओं में होता है, जबकि शेष खनिज
उर्वरक खनिज हैं। तो टंगस्टन का ही विद्युत का फिलामेंट जो है किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का ही बना होता है। तो इसी ये टंगस्टन जो है उर्वरक नहीं है। इससे पहले वाला प्रश्न हम लोग क्या देखे थे? मरकरी के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर था, मैक्सिको द्वितीय स्थान पर और ताजिकिस्तान तृतीय स्थान पर। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? सोना बताइए। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो सोने के सर्वाधिक उत्पादन जो है चीन में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। के अनुसार प्रश्न निकाले हम। वर्ष 18 में चीन स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन करता है 13%, ऑस्ट्रेलिया 9%, रूस 8% और अमेरिका 7% उत्पादित करता था। तो चीन जो है 13% के साथ प्रथम स्थान पर रहेगा, ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर और जो है रूस जो है तृतीय स्थान पर और ये अमेरिका चौथे स्थान पर हो गया। तो इस प्रकार से ये चीन जो है सोने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर हो गया, ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर हो गया और रूस जो है तृतीय स्थान पर हो गया। रूस और ऑस्ट्रेलिया कभी भी आगे पीछे हो सकते हैं। देख रहे हैं ना, 9, 8, 7 में कितने का अंतर है? 1% का अंतर है, लेकिन चीन जो है प्रथम स्थान पर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे आ गया विश्व का राजनीतिक भूगोल। विश्व का राजनीतिक भूगोल में आंसर करिए फटाफट। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? सीधे सीधे पूछो भैया कि अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अजरबैजान देश की राजधानी बाकू है और जो विकल्प दिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और यूक्रेन की राजधानी कीव। चलिए आगे चलते हैं। या चलिए आपको अजरबैजान का मैप दिखा देते हैं। तो ये देखिए अजरबैजान कंट्री है और अजरबैजान की राजधानी ये जो है बाकू है, बाकू। और अजरबैजान जो है कैस्पियन सी के तट पर स्थित है और ये पूछा जाता है कि कैस्पियन सी के तट पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो ये अजरबैजान हो गया बाकू, और देखिए ये रसिया हो गया, ये जॉर्जिया की राजधानी बिलिसी हो गई और ये ब्लैक सी, और ये टर्की हो गया, आर्मेनिया की राजधानी एरेवान हो गया और इधर हो गया ईरान। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि कैस्पियन सी कौन कौन से देशों से अपनी सीमा वो करता है। तो ये पूछा जाता है कि कैस्पियन सी के तट पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो देखिए यहाँ से रसिया हो गया, यहाँ से कजाकिस्तान हो गया, अरल सी भी पूछता है। अरल सी 2 देशों में स्थित है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं अरल सी पर 2 हो गया। अब देखिए ये तुर्कमेनिस्तान हो गया तीसरा, ईरान हो गया चौथा और ये अजरबैजान हो गया 5वां। तो 5 कंट्री जो है अरल सी से सीमा बनाते हैं। अरल सी 5 देशों को टच कर रहा है, रसिया, कजाकिस्तान और यहाँ पर हो गया तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर हो गया ईरान और यहाँ पर हो गया अजरबैजान। यही अजरबैजान पूछा था और अजरबैजान की राजधानी बाकू यही पर स्थित थी। और ये अरल सी जो है 2 देशों की सीमा पर स्थित है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये हो गया तुर्कमेनिस्तान। तो इन दोनों को भी देख लीजिए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सबको लोकेशन जो याद करना बहुत कठिन हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है,
वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। वेनिस शहर जो है बताइए, इटली में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये इटली में है। चलिए आगे चलते हैं। वेनिस इटली का एक प्रमुख नगर है जो नगरों और पुलों से युक्त है। नहरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। नहरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा, समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? देखिए पूछ लिया ना, यहाँ भूमध्य सागर पूछा है। मैं आपको अभी कैस्पियन सागर बताया था। कैस्पियन सागर की सीमा पर 5 कंट्री थे, कौन कौन से? चलिए इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको बताता हूँ। रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, ये कैस्पियन सी। अब आपसे पूछा है ये ब्लैक सी, देख रहे हैं ना, तो ब्लैक सी पर कौन कौन सा हो गया? रसिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, तुर्कमेनिस्तान तुर्की हो गया। ऐसे ऐसे करके हम लोग देखेंगे। तो देखिए नहीं है तो फ्रांस तो बहुत दूर है, ठीक है ना, फ्रांस बहुत दूर है, तो यही आपको क्या होगा? अच्छा रुकिए, निम्नलिखित किस देश की सीमा, समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? नहीं, फ्रांस होगा, तो बेल्जियम होगा आपका। आपके यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ये तीनों हैं, तुर्की है, फ्रांस है और यूनान है। ये तीनों जो है भूमध्य सागर से अपनी सीमा बनाते हैं। ये भूमध्य सागर पूछा है, मेडिटेरेनियन सी जिसको कहते हैं। बेल्जियम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। किंगडम ऑफ बेल्जियम उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। बेल्जियम की समुद्री सीमा उत्तरी सागर से मिलती है। बेल्जियम की समुद्री सीमा उत्तरी सागर से मिलती है, न कि भूमध्य सागर से। बेल्जियम की सीमा फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड साझा होती है। तुर्की, फ्रांस, यूनान की समुद्री सीमा भूमध्य सागर में से मिलती है। चलिए अब हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, यही पूछा था आपसे। तो ये देखिए हो गया, तुर्की हो गया, यही आपसे पूछा था, तुर्की इससे सीमा साझा कर रहा है। ये हो गया फ्रांस हो गया, और यूनान, यूनान जो है ग्रीस का एक शहर है। ग्रीस की राजधानी एथेंस होती है। तो ये इतने सारे कंट्रीज हैं कि याद करना एकदम बहुत कठिन काम है, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे करते करते देखिए। ये स्पेन भी है, ये हो गया अल्जीरिया हो गया, ये हो गया ट्यूनीशिया हो गया, ये हो गया लीबिया हो गया, ये मिस्र हो गया, और ये जो है इजराइल हो गया, सीरिया हो गया। सभी कंट्री जो छोटे छोटे तो न जाने कितने हैं, अनगिनत दिख रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो है मोरक्को भी साझा कर रहा है, ठीक है ना। और इसमें दूसरा पूछा, जो इसका आंसर नहीं था वो था बेल्जियम। तो बेल्जियम ये है कंट्री, देखिए ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स होती है। वही कह रहा था कि बेल्जियम जो है अपनी राजधानी सीमा जो है फ्रांस से साझा करता है। फिर एक महत्वपूर्ण बच जा रहा है आपसे, ब्लैक सी। तो ब्लैक सी रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, तुर्की हो गया, जॉर्जिया हो गया, और ये हो गया रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया। ये सब कंट्री जो है ब्लैक सी से शेयर करते हैं। यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। तो ये बहुत यहाँ से टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रश्न आपका यही था ना। तो देखिए, तुर्की, फ्रांस, यूनान की समुद्री सीमा भूमध्य सागर से मिलती है, जबकि बेल्जियम नहीं मिलता था। बेल्जियम की सीमा फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड के साथ साझा करती है। इतना छोटा कंट्री है बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, और ये हो गया, ये छोटे छोटे कंट्री हैं, इसको देख लेंगे। नीदरलैंड हो गया, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम हो गई। तो इस प्रकार से हो गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश एक अल्पाइन देश है, इसको बताना है, बताइए। तो इसमें यह है कि आल्प्स पहाड़ी के आसपास इसी देशों को अल्पाइन देश के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है इटली में भी है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आल्प्स पहाड़ों के आसपास स्थित देशों को अल्पाइन देश के रूप में संदर्भित किया जाता है। वर्ष 1991 में अल्पाइन कन्वेंशन द्वारा परिभाषित अल्पाइन देशों में 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से? इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein। देख रहे हैं, इस देश का नाम आप सुने हैं? लिechtenstein, जर्मनी, स्लोवेनिया, मोनाको। इन देशों में से ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के पास पहाड़ी कवरेज का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो अल्पाइन देश जो आल्प्स पहाड़ी से टच करते हैं उनको अल्पाइन देश कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि अल्पाइन पर्वत श्रेणी जो किन किन देशों में फैली हुई है। तो देखिए दोस्तों, ये है आल्प्स पर्वत श्रेणी, इस तरह से फैली हुई है। और कौन कौन से देशों में फैली हुई है आल्प्स पर्वत श्रेणी? ये इटली हो गया, ये फ्रांस हो गया, ये स्विट्जरलैंड हो गया, और यहाँ पर एक छोटा सा देश है लाइechtenstein। इसका क्या कह रहे थे? लिechtenstein जो ये हो गया, और ये हो गया ऑस्ट्रिया हो गया, ये स्लोवेनिया हो गया। और फिर से एडियाट्रिक सी से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ये देखना था, आल्प्स पर्वत जो है यूरोप में ऐसे फैली हुई, यहाँ इतना दिमाग में रखेंगे कुछ कर पाएंगे। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, लिechtenstein। ये देखिए, ये विश्व के मेजर माउंटेन्स हैं। द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स, एक्टिव वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक जोन्स। तो देखिए, ये एंडीज पर्वत श्रेणी है, दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी। और ये हो गया रॉकीज, ये आपकी आल्प्स है। और आप अपना हिमालय के बारे में जानते हैं, काकेशस। और ये एटलस माउंटेन हो गया, यहाँ पर स्थित है। इस तरह से देख लेंगे। और देखिए उसके क्षेत्र जो हैं किसके, और माउंट सेंट हेलेना ये रॉकीज में ही है। और ये अमेरिका के द्वीप हैं, मौना लोआ और किलाऊ। और देख रहे हैं जो ऐसे ऐसे ये बनाया हुआ है, इन क्षेत्रों में क्या होता है, भूकंप ज़्यादा आते हैं। वोल्केनो, अर्थक्वेक जोन्स, देखिए यहाँ पर ये बताया हुआ अर्थक्वेक जोन्स। और मेजर वोल्केनोज, तो ज्वालामुखी जो है इन्हीं क्षेत्रों में है ज़्यादा। देख रहे हैं ना, भारत में यहाँ पर नज़दीक में है थोड़ा सा। तो ये देखना था। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? कौन सा देश यूरोप का, ये आपको बताना है। इसमें जो बुल्गारिया जो है ये यूरोपीय देश है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बुल्गारिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी सोफिया है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। इसके पूर्व में काला सागर अवस्थित है, ब्लैक सी। बुल्गारिया इसकी आधिकारिक मुद्रा है, बुल्गारियन लेव इसकी आधिकारिक मुद्रा है। बुल्गारियन लेव इसकी आधिकारिक मुद्रा है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि बुल्गारिया कहाँ पर है। चलिए दोस्तों, देखिए ये बुल्गारिया, और बुल्गारिया की राजधानी क्या थी? सोफिया। और कह रहा था कि बुल्गारिया जो है ब्लैक सी से अपनी सीमा साझा करता है। तो ब्लैक सी से देखिए आर्मेनिया भी साझा कर रहा है, इधर टर्की भी साझा कर रहा है, ये एजियन सी है। तो इस तरह से इसको देखते रहिए।
ये मेडिटेरेनियन सी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 140 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? आपको ये बताना है कि 140 डिग्री नॉर्थ जो है अक्षांश किन किन देशों के बीच सीमा का बनाता है। चलिए इसका आंसर करिए फटाफट दोस्तों। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 140 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है। तो पहले तो ये देखिए कि 140 तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। जब इस तरह से पृथ्वी को देखेंगे, चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये इक्वेटर हो गया, ये 0 डिग्री से इधर 90 डिग्री तक ही बनता ही है। तो ये कहाँ से 140 डिग्री आ गया बताइए? 140 डिग्री कहाँ से आएगा? ये 90 डिग्री जब होता है तो ये इसको 140 लिखा हुआ है, इसको पहले 40 मानिए, तब कुछ बात की जा सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है एम्बिगुअस है और इसका स्टार करके आंसर दिया हुआ है। चलिए आइए इस एक्सप्लेनेशन पर देखते हैं। तो ये देखिए 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश संयुक्त राज्य अमेरिका, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, इन देशों से होकर के गुजरता है। इस प्रकार 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसी भी दो देशों के बीच सीमा का निर्माण नहीं करता है। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमांकन का रेखा का निर्माण करता है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा और अमेरिका के बीच रेखा का निर्माण करता है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिस्र और सूडान के बीच रेखा का निर्माण करता है। 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश अध्ययन से चयन एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश प्रश्न हेतु ग्रीस अंक प्रदान किया। सबको अंक दिया, जब गलत पूछेगा तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से जो है आप क्या देख सकते हैं, यहाँ से ये देखिए कि 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा और अमेरिका के बीच में, ये याद रख लीजिए। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिस्र और सूडान के बीच में, और 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में सीमा बनाती है। ये याद रख सकते हैं, 38 डिग्री, 49 डिग्री, 22 डिग्री और 17 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है बताइए क्षेत्रफल में? तो दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। वेटिकन सिटी पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र देश है जिसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है। यह इटली के शहर रोम में स्थित है। यह इटली के शहर रोम में स्थित है। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है और इस संप्रदाय के सर्वोच्च गुरु धर्मगुरु पोप का निवास यहीं स्थित है। तो वेटिकन सिटी जो है, सिटी देख ही रहे हैं शहर, लेकिन ये देश के रूप में अपने आप को ये मान्यता ले लिया है। रोमन ये इटली शहर के रोम में स्थित है और इसका क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है? अभी आप देखें तो ये वेटिकन सिटी ही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है बताइए? तो सर्वाधिक सीमा वाला देश जो है चीन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यह 14 देशों के साथ सीमा बनाता है।
देशों में चीन सर्वाधिक देशों की सीमा को स्पर्श करता है। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए जलवायु तथा मौसम वाला टॉपिक शुरू हो रहा है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करिए दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है ये आपको बताना है दोस्तों। तो बताइए फटाफट। गंगा बेसिन, कैनेडियन शील्ड, साइबेरियाई मैदान। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है अमेजन बेसिन में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। सर्वाधिक वार्षिक वर्षण प्रेसिपिटेशन अमेजन बेसिन में होते हैं। औसतन वार्षिक वर्षण 200 सेंटीमीटर होता है। यह बेसिन विषुवतरेखीय प्रदेश में पड़ता है। विषुवतरेखीय जिसमें यहाँ वर्ष भर वर्षण होता है। इसके अतिरिक्त गंगा बेसिन में औसतन 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि अल्प वर्षण होता है। ठीक है ना। तो सर्वाधिक वर्षा जो है अमेजन बेसिन में होती है। विषुवत रेखा पर जो देश पड़ते हैं वहाँ वर्षा होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है। बताइए धुंध क्या कहलाता है। तो धुंध को कुंवारा कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। वायुमंडल की निचली परत में विद्यमान छोटी छोटी जल की बूंदों, धुआं अथवा धूल कणों की सघन राशि जिससे अदृश्यता उपस्थित होती है कुंवारा कहलाता है। तो विद्यमान छोटी छोटी जल की बूंदों, धुआं अथवा धूल कणों की सघन राशि, जब ये छोटी छोटी बूंदें धुआं और या धूल कण मिल जाते हैं तो धुंध बनता है, उसे कुंवारा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। टर्मिनल डापलर रडार TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। बताइए TDR का प्रयोग टर्मिनल डापलर रडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताइए। तो ये होगा खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। टर्मिनल डापलर रडार जो है खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में प्रयोग किया जाता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। टर्मिनल डापलर रडार मुख्य रूप से खराब मौसम की जानकारी हासिल कर हवाई जहाज़ों को नीचे उतारने एवं टेक ऑफ में सहायता करता है। हालांकि कुछ मौसम वैज्ञानिक द्वारा भी TDR द्वारा एकत्र आंकड़ों का प्रयोग कर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। तो TDR का प्रयोग जो है हवाई जहाज वाले करते हैं। भाई मौसम में हवाई जहाज उड़ने लायक है कि नहीं, मौसम जो है हवाई जहाज उड़ाने लायक है कि नहीं, इसका प्रयोग पता इससे चलता है TDR से, टर्मिनल डापलर रडार से। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है। बताइए निम्बस किस मेघ को दर्शाता है। तो वर्षा मेघ को दर्शाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्बस मेघ वर्षा मेघ से संबंधित है। ये बादल धरातल के अधिक नजदीक पाए जाते हैं। काले रंग के ये घने बादल किसी भी आकार के हो सकते हैं। इस बादल से वर्षण उत्पन्न होता है जो कि धरातल पर बारिश, ओला, बर्फबारी आदि के रूप में पहुंचता है। निम्बस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है वर्षा मेघ या वर्षा तूफान। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए आपके टाइम जोन से क्वेश्चन पूछा गया। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। कितने टाइम जोन्स में विभाजित किया गया दुनिया को। तो चलिए ये प्रश्न का उत्तर आप लोग तैयार करके आइएगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो
लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, आपको पुनः धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।